अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सना शहबाज। आज हम लोग स्टडी करेंगे शॉक के बारे में। शॉक के बारे में स्टडी करने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड स्टडी कर लेते हैं। इन 1914 स्कॉट मिलर wrote septicemia is a state of microbial invasion from a portal of entry into the bloodstream which causes sign of illness. सिंपली सेप्टिसीमिया को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर होने के बाद बॉडी के अंदर सिम्टम शो करना इलनेस की या फिर बॉडी में डिजीज को कॉज कर देना इज कॉल्ड सेप्टिसीमिया। अब इसके मोड ऑफ एंट्री मल्टीपल हो सकते हैं। इंजेक्शन से भी हो सकता है, ब्लड कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, स्किन कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, नेजल कैविटी से हो सकता है, जैसे कि इनहेलेशन से। तो ये किसी भी मोड ऑफ एंट्री से अगर ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर हो जाए और वो इलनेस के सिम्टम शो करने लग जाए तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं सेप्टिसीमिया। नेक्स्ट आप देखें डेफिनेशन सेप्टिक शॉक की। सेप्टिक शॉक एक वर्स्ट कंडीशन है, सीवियर कंडीशन है सेप्टिसीमिया की। सेप्टिक शॉक is a medical condition as a result of severe infection and sepsis through the microbe may be systemic and localized to the particular site. It can cause multiple organ dysfunction and death. सेप्टिक शॉक एक सीवियर कंडीशन आ जाती है इन्फेक्शन की या फिर सेप्सिस की। इसमें मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर जाता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन की अगर बात कर लें तो उनके अंदर इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत बहुत ज़्यादा कम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म ही एक वॉल के तौर पे, एक वॉरियर के तौर पे काम करता है डिजीज को मैनेज करने के लिए। लेकिन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में पहले ही इम्यूनिटी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिजीज को या इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए एबल नहीं होते। ऐसे पेशेंट जिनको सेप्टिक शॉक हो उनको आईसीयू में ही ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ये पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, बहुत इल होते हैं, मल्टीपल ऑर्गन इनके इन्वॉल्व हो जाते हैं इन्फेक्शन के अंदर। इसलिए बेहतर यही है कि इंटेंसिव केयर यूनिट की सर्विसेज इनको प्रोवाइड की जाएं। अगर आप मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो अबाउट 25 से 50% इसका मोर्टेलिटी रेट होता है। नेक्स्ट आप आ जाए शॉक की टाइप्स पे। डिफरेंट टाइप्स होती हैं शॉक की। हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, न्यूरोजेनिक, एनाफाइलेटिक और सेप्टिक शॉक। आज हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं सेप्सिस के बारे में, सेप्टिक शॉक के बारे में, लेकिन इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आपको शॉक की बाकी टाइप्स भी डिटेल से बताऊंगी। फिलहाल हमने आज पढ़ना है सेप्सिस या सेप्टिक शॉक के बारे में। नेक्स्ट देखिए इन्फेक्शन। इन्फेक्शन बॉडी का नेचुरल फिनोमिना है जो कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को शो करता है। किसके अगेंस्ट? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, जो कि बॉडी में कहीं ना कहीं से दाखिल हो जाते हैं। बॉडी का सिंपली एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर होने के लिए इन्फेक्शन कहलाता है। बैक्टीरियमिया किससे कहते हैं? प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड बैक्टीरियमिया। आगे शॉक देखें। when the CVS fail, cardiovascular system fail to deliver enough oxygen and nutrients to meet cellular metabolic needs। जब बॉडी में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इनफ पंपिंग नहीं करता ब्लड की, आपको पता है ब्लड ही वो वाहिद टिश्यू है जो कि बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है और क्या करता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को। अगर ब्लड सही से पंप ना हो, इनफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बॉडी में ना ट्रेवल करें तो क्या होता है, पेशेंट शॉक की कंडीशन में जा सकता है। नेक्स्ट देखिए सेप्सिस क्या होता है। सेप्सिस, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड सेप्सिस। सेप्सिस की ही सीवियर कंडीशन होती है जिसको सेप्टिक शॉक कहते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये ज्यादातर बैक्टीरियल होता है, लेकिन सम टाइम इट कैन ओरिजिनेट फ्रॉम अ वायरस। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ सेप्टिक शॉक। मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। इसका प्राइमरी शॉक का जो कॉज है वो यही है कि बॉडी में बैक्टीरिया एंटर हो गया है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अब जहां जहां पे ब्लड ने मूव करना है उसने उस इंफेक्शन को, उस बैक्टीरिया को उतने ही हिस्सों में कैरी करते जाना है, जिसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं इस कंडीशन में।
As mentioned, any type of bacteria and bloodstream cause septic shock and can occur from many infections. For example, septic shock can cause by urinary infection and can cause by chest infection. आपकी बॉडी में कोई और इन्फेक्शन है, लाइक यूरिनरी इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन है, कोई नेजल इन्फेक्शन है, लेकिन बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या जर्म आ चुका है, अब अगर वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है और डिफरेंट ऑर्गन्स पे अटैक करता जाता है तो वो कंडीशन स्वेयर होके बन सकती है सेप्टिक शॉक। कॉलिंस रीजन क्या कहती है, मेजर एब्डोमिनल सर्जरी और इन्वेंसिव कैथेटर के जरिए भी, आपने कोई कैथेटर डलवाया है, कोई सर्जरी हुई है जिसमें नेग्लिजेंस की वजह से या फिर कोई वुंड ओपन रह गया है उसकी वजह से वहां पे बैक्टीरिया एंटर हुआ है और वो समहाउ समवेयर आपके ब्लड के अंदर शामिल हो गया है और उसने अटैक करना शुरू कर दिया है आपके मल्टीपल टिश्यूज पे, मल्टीपल ऑर्गन पे, तो ये कंडीशन भी हो सकती है सेप्टिक शॉक की कंडीशन। नेक्स्ट आ जाए साइन सिम्टम्स पे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को साइन सिम्टम्स भी कहते हैं। अब साइन सिम्टम्स इन्फेक्शन के आप देखते जाएं साथ साथ क्या आते हैं। इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू पैथोजन इन ब्लड। इन्फेक्शन की अगर आप सिंपल डेफिनेशन देखें तो ये बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है किसके अगेंस्ट, पैथोजन के अगेंस्ट। अगर आप सेप्सिस देखें तो वो पैथोजन जो सिम्टम शो करेगा उससे फीवर होगा, चिल्स होंगे, नोजिया, वोमिटिंग, जो भी सिम्टम शो हो जाएंगे तो वो सेप्सिस कहलाएगा। स्वेयर सेप्सिस क्या है, सेप्सिस के ही सिम्टम्स अगर ज्यादा स्वेयर हो जाएंगे तो उसको स्वेयर सेप्सिस कहते हैं। और थर्ड स्टेज में आ जाएगा सेप्टिक शॉक, जब फाइनली मल्टीपल ऑर्गन हमारे इन्वॉल्व हो जाएंगे इस इन्फेक्शन के अंदर तो वो सेप्टिक शॉक पैदा कर देंगे। स्टेजेस हमने पहले भी देखी हैं, 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेप्सिस आती है, उसके ही सिम्टम्स स्वेयर होते हैं तो वो सेप्टिक शॉक बनाते हैं, और लास्ट पे सबसे स्वेयर और फैटल कंडीशन आती है सेप्टिक शॉक की। नेक्स्ट इसके सिम्टम्स की बात हो रही थी। सेप्सिस में सिम्टम आपको आते हैं, वीकनेस आ जाती है, चिल्स, सर्दी लगना, कपकपाहट होना, रैपिड हार्ट रेट एंड रैपिड ब्रीथिंग। नेक्स्ट स्वेयर सेप्सिस पे अगर आ जाएं तो वही सिम्टम जो हमने सेप्सिस में पढ़े थे अब मोर स्वेयर कंडीशन में अगर होते हैं, जैसा कि डिजीनेस या फिर फेंटिंग महसूस होती है, बेहोशी ताड़ी होती है, गनूदगी रहती है, ऑल्टर मेंटल स्टेट, इसको ऑल्टर सेंसोरियम भी कहते हैं। समटाइम पेशेंट कंफ्यूजन की स्टेज में, कोमा की स्टेज में होता है, उसको नहीं समझ आती है कि वो क्या बात कर रहा है, किन सिनेरियोस में है, किस जगह पे मौजूद है, तो ऑल्टर मेंटल स्टेटस या ऑल्टर सेंसोरियम भी कहते हैं। डायरिया हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग हो सकती है, स्लर स्पीच। स्लर स्पीच होता है डिफिकल्टी इन स्पीच, बोलने में आपको मुश्किल होती है, स्लर स्पीच हो जाती है क्योंकि पेशेंट माइट भी पॉसिबल कोमा की स्टेट में भी, सेमी कॉन्शियस स्टेट में हो सकता है या फिर कंफ्यूजिंग स्टेट में हो सकता है, तो उसकी स्पीच भी स्लर हो जाती है। मस्कुलर पेन हो सकती है, ब्रेथलेसनेस एंड लेस यूरिन आउटपुट। अब मोर सीवियर कंडीशन आ जाए जिसमें होती है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक है तो इसके सिम्टम्स भी इसकी अकॉर्डिंग ही होंगे जो कि मोर सीवियर हो जाएंगे। अब इसके अंदर आ जाएगा आपके पास सिस्टेमिक वेजोडाइलेशन एंड हाइपोटेंशन। वेजोडाइलेशन हो जाती हैं और बॉडी में ब्लड प्रेशर कम होना स्टार्ट हो जाता है, इसी वजह से पेशेंट डिजीनेस या गुनूती की तरफ जाता है। टैकीकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट हो जाता है, डिप्रेस कॉन्ट्रेक्टालिटी, वैस्कुलर लीकेज एंड एडिमा। वैस्कुलर लीकेज का मतलब है जो वेन्स हैं उनकी परमिबिलिटी कम हो जाती है और वो अपने अंदर से फ्लूइड को लूज कर देती हैं। कहाँ पे, सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर। टिश्यूज में जब फ्लूइड जाना शुरू हो जाता है तो वो टिश्यूज के अंदर भरना शुरू हो जाता है, वहां पे स्वेलिंग हो जाती है जिसको हम कहते हैं एडिमा। कॉम्प्रोमाइज न्यूट्रिएंट्स ब्लड फ्लो, क्योंकि हाइपोटेंशन है, ब्लड प्रेशर कम है, सही से पंप नहीं हो पा रहा ऑल ओवर द बॉडी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को, टिश्यूज को नहीं मिल पा रहे। डेसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, इसका मतलब है वाइड स्प्रेड क्लॉटिंग या ब्लीडिंग। मोर प्लेटलेट्स एंड मोर क्लॉटिंग फैक्टर्स आर यूज्ड। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, ब्लीडिंग ज्यादा होना शुरू होगी तो ऑफ कोर्स उसके रद्द अमल के तौर पे, उसके रिएक्शन के तौर पे वहां पे प्लेटलेट्स या क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बार बार आना शुरू हो जाएंगे। तो जो ऑल्टरनेट फिनोमेना होता है क्लॉटिंग का, ब्लीडिंग का, इसको हम लोग डेसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन कहते हैं। उसके बाद है एबनॉर्मल ब्लड गैसेस एंड एसिडोसिस, एंड लास्ट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, जो कि इसका
मेन साइन है कि पेशेंट सेप्टिक शॉक में जा रहा है। नेक्स्ट आ जाए सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम SIRS. SIRS is a term that was developed in an attempt to describe the clinical manifestation that result from the systemic response to infection. Criteria for SIRS are considered to be met if at least two of the following four clinical manifestations are present. चार कंडीशंस में से अगर दो कंडीशन भी पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होती हैं तो हम उसको फॉलो करवाते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। कौन सी कंडीशन है वो? फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर ग्रेटर होगा 38 डिग्री सेल्सियस से या फिर 100.4 फ़ारेनहाइट से, या फिर लेस देन होगा 36 डिग्री सेल्सियस से या फिर 96.8 फ़ारेनहाइट से। पेशेंट अगर हाइपरथर्मिक है, कितना हाइपरथर्मिक है? 38 सेल्सियस या 100.4 फ़ारेनहाइट, या फिर पेशेंट हाइपोथर्मिक है, टेम्परेचर उसका बिलो है 36 सेल्सियस या फिर 96.8, तो वो पेशेंट आ सकता है सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम की कैटेगरी में। हार्ट रेट अगर ग्रेटर देन 90 बीट पर मिनट, रिस्पिरेटरी रेट ग्रेटर देन 20 बीट पर मिनट एंड WBC काउंट होगा ग्रेटर देन 12,000 माइक्रोलीटर और लोअर देन 4,000 पर माइक्रोलीटर्स। इन चारों कंडीशन में से अगर कोई सी दो कंडीशंस भी प्रेजेंट होंगी तो पेशेंट फॉल करेगा अंडर कैटेगरी ऑफ SIRS, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया ऑफ सेप्सिस। कौन सी कंडीशन होगी जिसमें हम पेशेंट को सेप्सिस के क्राइटेरिया में फॉल करवाएंगे? अब ये चार बहुत ही मेजर साइंस हैं। ऑल्टर इन मेंटल स्टेट, पेशेंट ऑल्टर सेंसोरियम में जाएगा, कंफ्यूजन की स्टेट में जाएगा, आपको वर्बल रिस्पॉन्स को वो सही से फॉलो नहीं कर पाएगा, तो ये पहला साइन हो गया। उसके बाद हाइपोक्सिमा, हाइपोक्सिमा मतलब है डेफिशिएंसी इन ऑक्सीजन, क्योंकि ब्लड सही से फ्लो नहीं कर पा रहा, ब्लड ने ही ऑक्सीजन को लेके जाना है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से पेशेंट हाइपोक्सिक हो सकता है। एलिवेटेड प्लाज्मा लैक्टेट लेवल एंड लास्ट इज ओलिगूरिया। ओलिगूरिया मतलब है लो यूरिन आउटपुट, कितना लो होगा? लेस देन 30 ml पर आवर। तो ये चार बेसिक क्राइटेरिया थे जिसमें पेशेंट फॉल करता है अंडर द कैटेगरी ऑफ सेप्सिस। नेक्स्ट आ जाए पैथोफिजियोलॉजी पे। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब ये है कि किस तरह से बैक्टीरिया एंटर होता है, वो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म किस तरह से ओवरटेक करता है और इन्फेक्शन को कैसे कॉज करता है। ये जो पूरा मैकेनिज्म है बैक्टीरिया के एंटर होने से लेकर साइन सिम्टम्स कॉज करने तक, इट इज कॉल्ड पैथोफिजियोलॉजी। प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेसिस। प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेसिस क्या है? ये ट्रिगर करता है बॉडी के इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को जब भी कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आता है। बॉडी के अंदर बैक्टीरिया एंटर हुआ, बॉडी का प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन रिस्पॉन्स शुरू हो गया उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के बारे में। देन क्या होगा? लूजन एंडोथीलियल सेल टाइट जंक्शन, जो सेल्स ने आपस में मिलके एक टाइट जंक्शन बनाया होगा, टाइट बॉन्ड बनाया होगा, ये उसको लूज करता है। लीकी वेजल्स विद इंक्रीज परमेबिलिटी, जब बॉन्ड लूज हुआ, क्लोज पैकिंग हुई हुई थी सेल की, लेकिन अब ये बॉन्ड हो गया ब्रेक, सेल थोड़ा सा फासले पे हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ? दरमियान में से स्पेस बन गई लीकिंग के लिए। accumulation of protein rich edema throughout the body, then क्या होगा? ब्लड वेसल्स में से फ्लूइड निकल के बॉडी के सराउंडिंग टिश्यू में जाना शुरू हो जाएगा और इसकी वजह से कंडीशन कॉज होगी जिसको हम लोग कहते हैं एडिमा। एंड लास्ट पे इम्पिडेंस टिश्यू परफियन, टिश्यू परफियन स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ से स्टार्ट हुआ था पैथोफिजियोलॉजी? बॉडी के अंदर कोई भी जर्म्स एंटर होने से, जर्म एंटर हुआ और उसने बॉडी का प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। उसने क्या किया? उसने क्लोज पैकिंग को क्या किया? थोड़ा सा लूज कर दिया। जब पैकिंग लूज हुई, दरमियान में स्पेस बनी, स्पेस बनने के बाद
फ्लूइड लीक होके वेसल से चला गया सराउंडिंग टिश्यू के अंदर और उसने कॉज कर दिया एडिमा। एडिमा कॉज होने की वजह से परफ्यूजन बॉडी में हो गई स्टॉप। नेक्स्ट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, एक्सेसिव होस्ट रिस्पॉन्स, बैक्टीरिया बॉडी में एंटर हुआ, होस्ट ने उसको रिस्पॉन्स किया, सेल डैमेज हुए, ऑर्गन फेलियर हो गया और अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो गई। नर्सिंग मैनेजमेंट इसकी कहाँ से आएगी? असेसमेंट। असेसमेंट हमने क्या करने हैं, पेशेंट के एबीजी सबसे पहले देखना है। एबीजी स्टैंड फॉर एयरवे, ब्रेथिंग एंड सर्कुलेशन। उसके बाद पेशेंट के आपने वाइटल साइन मॉनिटर कर लेने हैं ये देखने के लिए कि क्या पेशेंट हाइपरथर्मिक है या हाइपोथर्मिक है और उसका ब्लड प्रेशर क्या है। पेरिफेरल पल्सेस उसकी देख लेनी है एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कहीं पेशेंट कंफ्यूजन की स्टेट में या कोमा स्टेज में तो नहीं जा रहा, डिजीनेस तो नहीं हो रही। कैप्री रीफिल। कैप्री रीफिल होता है कि हम फिंगर्स को थोड़ा सा पिंच करके छोड़ देते हैं, अगर वो दोबारा से अपनी जगह पे रेडिश फॉर्म वापस आ जाती है तो दैट्स मीन 1 to 2 सेकंड के अंदर, दैट्स मीन कैपिलरी रीफिल अच्छा है, पेशेंट अभी साइनोसिस की तरफ नहीं जा रहा। लेकिन अगर इसके ऑल्टरनेट कंडीशन होती है तो दैट्स मीन पेशेंट में साइनोसिस के चांसेस बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, इसके इंटरवेंशन हम क्या करते हैं, पेशेंट को मेडिसिन देते हैं। अगर आपको पेशेंट साइनोसिस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है या ऑल्टर सेंसोरियम है तो उसको ऑक्सीजन देंगे, आईवी फ्लूइड देंगे हम पेशेंट को, आईवी मेडिकेशंस करेंगे। इमोशनल सपोर्ट जरूरी होता है क्योंकि ऑफ कोर्स पेशेंट थोड़ा सा अपने आप को लिथार्जिक महसूस कर रहा होता है, उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है, इसलिए हम उसको मेंटल सपोर्ट या फिर इमोशनल सपोर्ट देते हैं। फिजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है। नर्सिंग केयर जो आपने पेशेंट को देनी है, बेड केयर हो सकता है, उसकी पर्सनल हाइजीन के लिए हो सकता है, अगर किसी और प्रॉब्लम के साथ वो आया है तो ये दे सकते हैं। और पेशेंट के हम फैमिली मेम्बर्स को सिंपली एजुकेट करेंगे पेशेंट की कंडीशन के बारे में, उसके रेस्ट के बारे में। ये हमारा आज का लेक्चर था। होपफुली आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को आती है, कोई टॉपिक कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर नेक्स्ट उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। मोर ओवर हमारा व्हाट्सएप का चैनल है, उसको भी आप फॉलो कर लीजिए। उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स शेयर होती रहती हैं आपके एग्जाम्स के हवाले से, डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में और बीएसएन के बारे में, पोस्ट आयरन के बारे में और कोई और भी टॉपिक जो कि आप चाहते हैं तो आप उसमें भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।